चलिए देखिए, रासायनिक समीकरण को संतुलित कीजिए। ये हमारा रासायनिक समीकरण है और इस रासायनिक समीकरण को हमें क्या करना है, संतुलित करना है, ठीक ना। देखिए कैसे संतुलित करने के लिए एक सिंपल सा तरीका होता है कि अभिकारक और उत्पाद को हम ध्यान से देखते हैं। अभिकारक और उत्पाद को हम ध्यान से देखते हैं और देखने के बाद ये देखते हैं कि किसकी संख्या अधिक है। अभिकारक में ऐसा कौन सा परमाणु है या तत्व है जिसकी संख्या अधिक है, और अभिकारक में कौन ऐसा परमाणु है जिसकी संख्या अधिक है। तो आइए देखते हैं। यहाँ पर हाइड्रोजन, 2 यहाँ हाइड्रोजन है और 1 यहाँ है। कितना हो गया, 3 हाइड्रोजन। और यहाँ पर कितना है, 2 है। कितना है, 2 है। तो हम ऐसा करते हैं कि 2 यहाँ कर लेते हैं, 3 तो हो नहीं पाएगा। 2 यह हाइड्रोजन, 2 यह हाइड्रोजन, कितने हो गए, 4 हाइड्रोजन हो गए। और मैं यहाँ पर 2 कर लेता हूँ, 2। अब देखिए हाइड्रोजन की जो संख्या है पूरा एकदम बराबर हो चुका है। 2 हाइड्रोजन यहाँ पर और 2 हाइड्रोजन यहाँ पर, और 2 दुना के 4, 4 यहाँ पर हाइड्रोजन हो गए, ठीक ना। यानी हाइड्रोजनों की संख्या क्या हो गई, बराबर हो गई। अब इस बार हम किसकी संख्या बराबर करेंगे, ब्रोमीन की। किसकी बराबर करेंगे, ब्रोमीन। अभिकारक में देखिए यहाँ पर 2 ब्रोमीन है और उत्पाद में भी 2 ब्रोमीन है, यानी ब्रोमीन की भी संख्या बराबर हो गई है। आइए देखते हैं बेरियम की। बेरियम यहाँ पर 1 है और यहाँ पर भी क्या है, 1 है। बेरियम भी यहाँ पर 1 है। ऑक्सीजन देखते हैं, ऑक्सीजन यहाँ पर 2 हो गया और यहाँ पर कितना है, 2 है। इसका मतलब ये हो गया कि ये संतुलित रासायनिक समीकरण हो गई। क्या हो गई, संतुलित रासायनिक समीकरण हो गया। इसका क्या नाम है, बेरियम हाइड्रोक्साइड। क्या नाम है, बेरियम हाइड्रोक्साइड। बेरियम हाइड्रोक्साइड इसका नाम है। इसका नाम है हाइड्रोजन ब्रोमाइड। इसका नाम है हाइड्रोजन ब्रोमाइड। इसका नाम है हाइड्रोजन ब्रोमाइड। इसका नाम क्या है, बेरियम ब्रोमाइड। इसका नाम है बेरियम। चलिए देखते हैं इसका क्या नाम है। इसका नाम है बेरियम ब्रोमाइड। इसका नाम है बेरियम ब्रोमाइड और ये आपका जल है। ये आपका संतुलित रासायनिक समीकरण होगा, ठीक ना। आइए इसके बारे में देखते हैं। यहाँ पर देखते हैं किसकी संख्या सबसे अधिक है। अभिकारक में देखते हैं किसकी संख्या सबसे अधिक है। उत्पाद में देखते हैं किसकी संख्या सबसे अधिक है। तो हमें उत्पाद में, अभिकारक में तो नहीं, लेकिन उत्पाद में सबसे अधिक संख्या हमें हाइड्रोजन का दिख रही है। किसकी दिख रही है, हाइड्रोजन का। क्या हाइड्रोजन है यहाँ पर, 12 और 2 14, यानी उत्पाद में 14 हाइड्रोजन हैं। तो अभिकारक में कितने हैं, 2 ही हैं। तो यहाँ पर हम आराम से 7 कर लेंगे। कितना करेंगे, 7। तो 7 दुना के 14 और 12 और 2 14। इसका मतलब ये हुआ कि हाइड्रोजन की संख्या बैलेंस हो गई। अभिकारक में जो हाइड्रोजन की संख्या है, अभिकारक और उत्पाद, अभिकारक में जो हाइड्रोजन की संख्या है वह 14 है और उत्पाद में जो हाइड्रोजन की संख्या है वो भी 14 है, यानी बैलेंस हो गया। अब हम देखेंगे ऑक्सीजन। तो 7 ऑक्सीजन यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, यानी अभिकारक में 9 ऑक्सीजन है। यहाँ पर देखते हैं कितने ऑक्सीजन है, 6 2 8 1 9। जितने ऑक्सीजन अभिकारक में है उतने ही ऑक्सीजन उत्पाद में है, यानी अभिकारक में 9 ऑक्सीजन है तो उत्पाद में भी 9 ऑक्सीजन है। देखो 2 यहाँ पर और 7 ये, 2 7 9, यहाँ पर ये 6 हो गया, ये आपका 6 हो गया, 2 ये 8 और 1 ये 9, यानी ऑक्सीजन भी क्या हो गया, बैलेंस हो गया। अब क्या बचा, कार्बन। कार्बन की संख्या देख लेते हैं। कार्बन यहाँ पर 6 है। कार्बन वहाँ पर कितनी है, कार्बन वहाँ पर 6 है। कार्बन की संख्या वहाँ पर 6 है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा। आइए चलिए इसको देखते हैं कि कार्बन की संख्या 6 है तो उसके लिए हमें क्या करना होगा। चलिए देखते हैं।
यदि कार्बन 6 है और यहाँ पर कार्बन 1 है, यदि हम यहाँ पर 6 कार्बन करते हैं, 6 करते हैं तो 6 कार्बन तो बैलेंस हो गया, कार्बन तो बैलेंस हो गया, कार्बन 6 कार्बन आपका अभिकारक में भी हो गया और 6 कार्बन आपका उत्पाद में भी हो गया। लेकिन एक समस्या हो गई ऑक्सीजन के लिए, 6 दूना के 12 ऑक्सीजन और 7, 12 7 19, और यहाँ पर कितना है, यहाँ पर आपका 9 ही ऑक्सीजन है। तो हमें 19 ऑक्सीजन, मतलब कि 19, 6 दूना के 12 और 12 ये हो गया और 7 19 हो गया। अब ये 19 हो गया। अब यहाँ पर कितना है, 6 ऑक्सीजन यहाँ पर है और 2 यहाँ पर 8 है, तो 6 यहाँ पर कितना कर दें हम, मान लीजिए 6 कर दें, 6 दूना के 12, 12 6, हाँ यहाँ पर 6 कर देता हूँ, कितना करता हूँ 6। अब देखिए बैलेंस हो गया, 6 दूना के 12, 12 12 6 18 और 1 19। अब ये 19 19 हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे, 19 हो जाएंगे। तो इस तरह करके हम आसानी से बैलेंस कर सकते हैं बिना किसी नियम के, ठीक है ना। चलिए बैलेंस हो गया। अब इसको बिल्कुल सही से इसी तरह से प्रश्न आएंगे, इसको हम हैंडल करेंगे, सॉल्व करेंगे। चलिए ध्यान दीजिए, देखिए इस तरह के प्रश्न आते हैं, ठीक है ना। एक तो पक्का इस तरह से प्रश्न आना है तो आना ही है, ठीक है ना, है कि नहीं। क्या कह रहा है, क्या होता है जब सोडियम सल्फेट के विलयन को बेरियम क्लोराइड के विलयन में मिलाया जाता है। इसका मतलब ये होता है कि सोडियम सल्फेट का एक विलयन होगा और उस सोडियम सल्फेट के विलयन में, उस सोडियम सल्फेट के विलयन, चलिए ध्यान दीजिए, चलिए देखिए इसको हम पहले लिखना शुरू करते हैं। सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट हो जाएगा हमारा Na2SO4, ये है सोडियम सल्फेट। क्या है, सोडियम सल्फेट, ये सोडियम सल्फेट है। और ये क्या है, जलीय है, आपका एक्वस हो जाएगा। किसके साथ क्रिया करना है, बेरियम क्लोराइड, यानी BaCl2, ये हो जाएगा बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड के साथ क्रिया करना है। ये भी आपका एक्वस होगा, ये भी जली होगा, है कि नहीं। कह रहा है क्या होता है जब, कह रहा है कि क्या होता है जब सोडियम सल्फेट विलयन को बेरियम क्लोराइड विलयन में मिलाया जाता है। यानी सोडियम सल्फेट के विलयन, सोडियम सल्फेट को बेरियम क्लोराइड के विलयन, मतलब ए भी विलयन है, ए भी विलयन है, ए भी जली है, ए भी है, दोनों को आपस में मिला दिया जाएगा। जब दोनों को आपस में मिलाया जाएगा तो क्या बनता है, समझ गए कि नहीं। जब दोनों को आपस में मिलाया जाएगा तो क्या बनता है, देखिए तो यहाँ पर आपका बनेगा बेरियम सल्फेट। क्या बनेगा, बेरियम सल्फेट। क्या बनेगा, बेरियम सल्फेट बनेगा। बेरियम सल्फेट का अवक्षेप बनेगा। बेरियम सल्फेट क्या बनेगा, अवक्षेप। क्या बनेगा, अवक्षेप। और यह अवक्षेप कैसा होगा, सफेद होगा। यह अवक्षेप कैसा होगा, सफेद होगा, ठीक ना। और अन्य उत्पाद के रूप में बनता है। तो अन्य उत्पाद के रूप में क्या हमारा बनेगा, देखिए बेरियम सल्फेट मिल गया तो क्या बनेगा, सोडियम क्लोराइड। क्या बनेगा हमारा, क्या बनेगा, सोडियम क्लोराइड, यानी NaCl। क्या बनेगा, NaCl। इसका नाम है सोडियम क्लोराइड। क्या नाम है, सोडियम क्लोराइड। देख लिए कितना आसान है कि नहीं, कितना आसान है। बेरियम सल्फेट का अवक्षेप प्राप्त होगा सफेद और सोडियम क्लोराइड अन्य उत्पाद ग्रुप में बन जाएगा, ठीक ना। ये हमने दे दिया, एक रासायनिक समीकरण। क्या हमने दिया, रासायनिक समीकरण। वो भी कहाँ से, क्या होता है जब, क्या होता है जब सोडियम सल्फेट विलयन को बेरियम क्लोराइड के विलयन में मिलाया जाता है। तो भैया हमने मिला लिया, सोडियम सल्फेट का विलयन था, उसको हमने बेरियम क्लोराइड के विलयन में हमने मिलाया। जैसे ही हमने मिलाया तो हमें अवक्षेप प्राप्त हुआ बेरियम सल्फेट का, वो भी तले में बैठने वाला, ऊपर जाने वाला नहीं।
ये अवक्षेप कैसा होगा? सफेद होगा। कैसा होगा? सफेद होगा। और अन्य उत्पाद के रूप में हमें प्राप्त हो जाता है सोडियम क्लोराइड प्राप्त होता है। ठीक ना। चलिए अब क्या कह रहा है? संतुलित रासायनिक समीकरण दीजिए। क्या हमें देना है? संतुलित रासायनिक समीकरण देना। ठीक ना। अब इसे संतुलित करना है, तो संतुलित करने का सिंपल सा तरीका है कि अभिकारक में और उत्पाद में हम ध्यान से देखते हैं। ठीक ना। ध्यान से ये देखते हैं कि किस तत्व की संख्या अधिक है, किस परमाणु की संख्या अधिक है। समझ गए? चलो देखते हैं। यहां पर देखते हैं, इसमें अभिकारक में ऑक्सीजन यहाँ 4 दिख रहा है, बाकी और कोई बड़ा दिख नहीं रहा है। और यहाँ पर भी ऑक्सीजन 4 दिख रहा है। चलो मैं लिख लेता हूं अभिकारक और यहाँ लिखता हूं उत्पाद। चलो अभिकारक में ऑक्सीजन की संख्या कितनी है? 4। उत्पाद में ऑक्सीजन की संख्या कितनी है? 4। देखो यहाँ पर ऑक्सीजन दिखाई दे रहा है। कितनी संख्या ऑक्सीजन की? 4। और अभिकारक में कितनी संख्या ऑक्सीजन की? 4। उत्पाद में कितनी ऑक्सीजन संख्या है? 4। इसका मतलब कि दोनों संतुलित हैं, है कि नहीं? समझ गए? दोनों क्या है? ऑक्सीजन और ऑक्सीजन दोनों संतुलित हैं। अब इसके बाद देखेंगे हम लोग सोडियम का, देख लेते हैं। सोडियम यहाँ पर 2 है। सोडियम यहाँ पर कितना है? 2 है। और यहाँ पर सोडियम कितना है? 1 है। तो भाई उससे भी 2 करना पड़ेगा, तो यहाँ पर हम 2 कर देंगे। लो भैया, सोडियम भी अभिकारक में 2 हो गया और उत्पाद में भी कितना हो गया? 2 हो गया। सोडियम और ऑक्सीजन बैलेंस है। अब चलते हैं क्लोरीन पर। किस पे चलते हैं? क्लोरीन पर। क्लोरीन यहाँ 2 है। क्लोरीन यहाँ कितनी है? 2 है। तो यहाँ पर भी क्लोरीन 2 है। इसका मतलब अभिकारक में क्लोरीन 2 है, तो उत्पाद में भी क्लोरीन कितना है? 2 है। बैलेंस हो गया। बचा क्या? बेरियम बचा। क्या बचा? बेरियम। तो बेरियम यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर भी क्या है? 1 है। बेरियम भी हमारा संतुलित हो गया। जितना अभिकारक में है उतना उत्पाद में है। तो इस तरह करके हम रासायनिक समीकरण को संतुलित कर सकते हैं। ठीक है ना। यह लिखने की जरूरत नहीं होती, यह नहीं लिखा जाता है। ठीक, यह मैं केवल आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। समझ गए ना? ये लिखा नहीं जाता है। ठीक, इस तरह से करके हम किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। ठीक ना। चलिए ध्यान दीजिए, अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न यह है कि रेडॉक्स अपक्रिया किसे कहते हैं? रेडॉक्स अपक्रिया किसे कहते हैं? ठीक ना। रेडॉक्स अपक्रिया किसे कहते हैं? उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए। ठीक ना। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि रेडॉक्स अपक्रिया क्या होती है। ठीक ना। रेडॉक्स अपक्रिया वह अपक्रिया होती है जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों की क्रिया संपन्न होती है ना, उससे हम लोग रेडॉक्स अपक्रिया करते हैं। ठीक ना। या एकदम आसान शब्दों में कर सकते हो कि किसी रासायनिक अपक्रिया के अभिकारक में, किसी भी रासायनिक अपक्रिया के अभिकारक में पहले अभिकारक का ऑक्सीकरण हो रहा हो तथा दूसरे अभिकारक का अपचयन हो रहा हो। ठीक ना। उसी को हम लोग रेडॉक्स अपक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? उसी को हम लोग रेडॉक्स अपक्रिया कहते हैं। जैसे में एक रिएक्शन है, ध्यान दीजिए। जैसे में एक रिएक्शन है CuO प्लस H2 इक्वल टू, ये हो जाएगा Cu प्लस में H2O। ठीक ना, है कि नहीं? कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोजन, कॉपर और जल, ये हमारा क्या है? ये हमारा एक रिएक्शन है। इसी के माध्यम से हम बताएंगे कि रेडॉक्स अपक्रिया किसे कहते हैं, एकदम आसान शब्दों में। ठीक ना। एकदम आसान शब्दों में बताएंगे कि रेडॉक्स अपक्रिया किसे कहते हैं। ठीक ना। रेडॉक्स अपक्रिया किसे कहते हैं? देखिए, वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें
जिसमें अभिकारक के एक भाग का ऑक्सीकरण तथा दूसरे भाग का अपचयन हो, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया क्या कहते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। देखिए ये हमारा अभिकारक हो गया, ये क्या है? अभिकारक है, और ये क्या है? उत्पाद है, ठीक ना। ये हमारा अभिकारक है और ये हमारा क्या है? उत्पाद है, ठीक। क्या कह रहा है? अभिकारक के एक पद का, कह रहा है ना, अभिकारक के एक भाग का ऑक्सीकरण हो जाए और दूसरे भाग का क्या हो जाए? अपचयन हो जाए। समझ गए कि नहीं? एक भाग का ऑक्सीकरण हो जाए और दूसरे भाग का क्या हो जाए? अपचयन हो जाए, ठीक ना। तो ऑक्सीकरण और अपचयन का मतलब क्या होता है? देखिए ऑक्सीकरण करते किसे हैं? ऑक्सीकरण हम लोग किसे करते हैं? यहाँ लिखता हूं। ऑक्सीकरण का मतलब क्या होता है? देखिए ऑक्सीकरण का मतलब होता है ऑक्सीजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का निकलना और ऑक्सीजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का निकलना, ठीक ना। और एक होता है आपका ऋणात्मक बनना। क्या बनना? ऋणात्मकता, है कि नहीं। क्या होता है कि इलेक्ट्रॉनों का ह्रास होना, इलेक्ट्रॉनों क्या होना? ह्रास होना, इलेक्ट्रॉन निकलना। तो ऋणात्मकता नहीं, ऋणात्मकता में आपका उसकी से ऋणात्मकता जो होगी वह घटेगी। इसके कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे मान लीजिए आपका इलेक्ट्रॉनों का ह्रास होगा, या मैं इसको ऐसे कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनों का ह्रास है ना। जैसे में इलेक्ट्रॉनों के ह्रास कहने का मतलब क्या हुआ? जैसे सोडियम है कि नहीं, ये सोडियम है, इसमें से इलेक्ट्रॉन का ह्रास होगा तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो यहाँ पर एक प्लस हो जाएगा, ठीक ना। इसका इसमें ऑक्सीकरण हुआ है। क्या हुआ है? ऑक्सीकरण हुआ है, ठीक ना। इसका इसमें क्या हुआ है? ऑक्सीकरण हुआ है कि नहीं। चलिए ध्यान दीजिए, ये होते हैं ऑक्सीकरण के लक्षण। ऑक्सीकरण के लक्षण क्या होते हैं? ऑक्सीजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का निकलना और इलेक्ट्रॉनों का ह्रास, ये आपके ऑक्सीजन के लक्षण हैं। इसके बाद अपचयन के क्या लक्षण होते हैं? अपचयन के ऑक्सीजन का निकलना, ऑक्सीजन का निकलना, हाइड्रोजन का जुड़ना, और इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि, देखो ध्यान से देखो। ऑक्सीजन का मतलब होता है, ऑक्सीकरण का मतलब होता है ऑक्सीजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का निकलना, इलेक्ट्रॉनों की कमी, ठीक है। अपचयन का मतलब होता है ऑक्सीजन का निकलना, हाइड्रोजन का जुड़ना और इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि। इसमें इलेक्ट्रॉनों का ह्रास हो रहा था, इसमें इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि हो रही थी, ठीक ना, है कि नहीं। समझ गए, ठीक ना। अब देखो, चलिए इसको दिखाते हैं किस तरह से। देखिए
बोला है कि उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए। तो देखिए यहाँ से अभी भी मैंने बताया कि ऑक्सीजन का ह्रास होना, अभी अभी मैंने क्या कहा, ऑक्सीजन का निकलना, ऑक्सीजन का निकलना, हाइड्रोजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का जुड़ना, इलेक्ट्रॉनों में वृद्धि, इलेक्ट्रॉनों में वृद्धि, ये किसके लक्षण हैं? ये लक्षण है आपके अपचयन के। किसके? अपचयन के। और भी सारे लक्षण हैं। देखिए इसमें ऑक्सीजन निकल रहा है, ऑक्सीजन इसमें से निकला ना, इसका मतलब ये हुआ इसका अपचयन हो रहा है। क्या हो रहा है? इसका क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है। क्या हो रहा है? इसका अपचयन हो रहा है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि ऑक्सीजन का ह्रास हुआ है। किसका ह्रास हुआ है? ऑक्सीजन की कमी हुई है। चलिए, ऑक्सीजन की कमी हुई है, ठीक ना। अब ध्यान दीजिए, अब ऑक्सीकरण का मतलब क्या होता है? ऑक्सीकरण का मतलब होता है कि ऑक्सीजन का जुड़ना। देखिए इसमें ऑक्सीजन जुड़ा है ना, तो होता है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का जुड़ना, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का निकलना और इलेक्ट्रॉनों का ह्रास। ये आपके लक्षण हैं किसके? ऑक्सीकरण के, ठीक ना। इस तरह से करके हम रेडॉक्स अपक्रिया के आसानी से इसका डेफिनेशन दे सकते हैं उदाहरण सहित। चलिए इस तरह करके हम आसानी से सिंपल वे में, चलिए ध्यान दीजिए। एस्टिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है। क्यों? जो एस्टिक अम्ल होता है वह एक दुर्बल अम्ल है। क्यों दुर्बल अम्ल है? तो एस्टिक अम्ल के दुर्बल अम्ल होने का कारण होता है एस्टिक अम्ल के आयनन की मात्रा। यानी कि एस्टिक अम्ल के जो आयनन की मात्रा होती है वह कम होती है। यानी हम लिखेंगे आयनन, आयनन की मात्रा कम, आयनन की मात्रा का कम होना, आयनन की मात्रा का कम होना। यानी एस्टिक अम्ल जो है वह कम आयनित होती है। एस्टिक अम्ल जो है वह कम आयनित होती है, इसलिए एस्टिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है। ठीक, चलिए अगला। अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है? जो अम्ल है तो उसका पीएच मान क्या होगा? 7 से कम होगा, 7 से कम। अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है? 7 से कम होता है। चलिए अगला प्रश्न। एक विलयन का पीएच मान 5 है। यदि एक विलयन का पीएच मान 5 है तो ये विलयन होगा। तो अभी भी मैंने बताया कि अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है, तो अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है। तो ये देखिए, ये एक विलयन है, इसका पीएच मान 5 है यानी कि 7 से कम है, तो ये विलयन क्या होगा? अम्लीय होगा। क्या होगा? अम्लीय होगा। ठीक। खाने वाले सोडे का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट, यानी HCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट। चलिए, बेकिंग पाउडर को गर्म करने में कौन सी गैस निकलती है? तो बेकिंग पाउडर को गर्म करने पर CO2 गैस निकलती है। कौन सी गैस निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। चलिए आगे देखते हैं। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? तो शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। पेय जल को जीवाणु रहित, मतलब जो हम लोग पानी पीते हैं उसे जीवाणुओं से मुक्त, यानी वो जीवाणु मुक्त हो, उसके लिए हमें क्या किया जाता है? तो उसके लिए हमें ब्लीचिंग पाउडर लिया जाता है, जिसका नाम है CaOCl2, ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर जिसको बोलते हैं कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। कैल्शियम हाइपोक्लोराइड ये एक ऐसा पाउडर है जिसके माध्यम से हम लोग जल को जीवाणु रहित बना सकते हैं। CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर।
एक बार मैं फिर से इसको रिवाइज करता हूँ। एसिटिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है, क्यों? क्योंकि आयरन की मात्रा कम होती है। अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है? तो अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है। एक विलयन का पीएच मान 5 है, यह विलयन है। तो यहाँ पर बताया गया 7 से कम जिसका पीएच मान होगा वो अम्लीय होगा, तो यह 5 ही है। 7 से कम है इसलिए अम्लीय होगा। खाने सोडे का मतलब खाने वाले सोडे का रासायनिक सूत्र क्या होगा? तो NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट हो जाएगा। बेकिंग पाउडर को गर्म करने पर कौन सी गैस निकलती है? तो बेकिंग पाउडर को गर्म करने पर CO2 गैस निकलती है। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? तो शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। पेय जल को जीवाणु रहित मतलब जो पीने वाला जल है उसे जीवाणु मुक्त करना है, यानी उसमें जीवाणुओं की मात्रा न रहे, उसे पेय योग्य बनाएंगे, पीने के योग्य बनाएंगे। तो उसमें हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? तो ब्लीचिंग पाउडर का, CaOCl2 यानी ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग किया जाता है।